Hello everyone, welcome to my channel. I am here to explain class 12 chapter number 1 sexual reproduction in flowering plants. So yeah, here we go. In our first page of NCERT, it is like all flowering plants show sexual reproduction. मतलब जो भी हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, like जिन पे हमारे सीड्स एंड फ्लावर्स दोनों की फॉर्मेशन होती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एंड जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके एंड प्रोडक्ट्स हमारे फ्रूट्स एंड हमारे सीड्स हैं, जो कि हमारे ओवरी एंड ओव्यूल से बनते हैं. वो भी हम आगे पढ़ेंगे. एंड फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज जिम्नोस्पर्म्स में हमारे सिर्फ सीड्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, मतलब जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स. एंड सीड फॉर्मेशन में हमारे जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स दोनों आते हैं, और फ्लावर फॉर्मेशन में सिर्फ एंजियोस्पर्म्स आते हैं. Okay, and then 1.1 flower, a fascinating organ of angiosperms. We human beings use flowers, we use flowers as object of aesthetic, ornamental, social, religious, cultural. बहुत सारी uses के लिए हम flowers को use करते हैं. Like अपनी love दिखाने के लिए, अपना affection दिखाने के लिए, अपनी happiness, grief, ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए हम अपने फ्लावर्स को अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट पेज. लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक, फ्लोरिकल्चर. नाउ यू गाइज must be thinking that what is floriculture. So floriculture is just science of cultivation, breeding, marketing of flowers. So मतलब कि जब हमने देखा कि भाई फ्लावर्स हमारे इससे यूज़ आ रहे हैं, ये काम आ रहे हैं हमारे, तो उसके बाद सच्चे बायोलॉजिस्ट्स आए एंड उन्होंने बोला कि जो फ्लावर्स है दैट आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब जो हमारे फ्लावर्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकल मीन्स कि अट्रैक्टिव नेचर होता है हमारे फ्लावर्स का, और एम्ब्रियोलॉजिकल मतलब उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कंटेन कर रहा है वो. लाइक मेल को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल को गाइनोशियम कहते हैं. आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट ऑल्सो. सो या, एंड हमारे फ्लावर्स ही हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट्स होती हैं, बिकॉज हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे फ्लावर्स में ही होती है. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर फ्लावर. दिस इज द कार्पल और पेस्टल. वेट अ मिनट. This is the female reproductive part. Okay, carpel और pestle, और if more than one carpel और pestle is present, उसे हम gynoecium कहते हैं. ठीक है, और ये हमारा stamen है. अगर more than one stamen is present, उसे androecium कहते हैं. पेटल को कोरोला कहते हैं, सेपल्स को कैलिक्स कहते हैं, नीचे थैलेमस, पेडिसिल, और फीमेल में ओवरी, ओव्यूल्स. ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, तो ये हमें पता है. ओके, सो 1.2 प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. मतलब अगर हमारे प्लांट को फ्लावर ग्रो करना है अपने ऊपर, तो उसका डिसीजन वो ये तो नहीं है ना कि आज ही उसने डिसाइड किया कि हाँ इस पेड़ पर फ्लावर आएगा तो वो आज सुबह से उसमें लग जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. मतलब कि बहुत टाइम पहले ही हमारे प्लांट ने डिसाइड कर लिया था कि उस पर फ्लावर कब आएगा. ठीक है, और ये डिसीजन लेने के बाद ही हमारे फ्लावर की हार्मोनल स्ट्रक्चरल, मतलब हमारे प्लांट में हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्रेंसिएशंस होती हैं एंड देन डेवलपमेंट होती है हमारे फ्लोरल प्रीमोडियम की. फ्लोरल प्रीमोडियम मतलब हमारे फ्लावर्स के प्राइमरी एंड इनिशियल स्ट्रक्चर्स, उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है जब हमारा प्लांट डिसाइड कर लेता है दैट यस फ्लावर हैज टेकन प्लेस ऑन दिस फ्लावर. मतलब इस प्लांट पे फ्लावर उगेगा, ग्रो होगा, तो इसके बाद हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे हमारे प्लांट में, एंड उसके बाद डेवलपमेंट होगी फ्लावर्स के प्रीमोडियम की, मीन्स प्राइमरी एंड इनिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर फ्लावर लाइक बर्ड्स. ठीक है, और बर्ड्स बनेंगे, फिर हमारा फ्लावर बनेगा, फिर मेल एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डिफ्रेंशिएट होंगे एंड डेवलप करेंगे अलग अलग
साथ में भी कर सकते हैं, बट ठीक है, दे विल डेवलप. एंड मोर देन वन स्टेमन को, मतलब अगर एक फ्लावर पे मोर देन वन स्टेमन इज प्रेजेंट, दैट इज एंड्रोशियम. मोर देन वन कार्पेल और पिस्टल is present, that is gynoecium. Okay. So let us start with the male part of the flower. Stamen, microsporangium and pollen grains. अब this was our stamen. Okay, this was our stamen. ऊपर वाला is anther. नीचे वाली ये जो है बल्ब में जैसे फिलामेंट होती है ना, वैसे हमारे स्टेमन में भी एक फिलामेंट होती है, मींस दिस इज फिलामेंट. ठीक है, एंथर फिलामेंट. अब एंथर भी, मतलब एंथर को आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ऐसे गोल गोल सा ही बनाया है, 2 लोब्स बनाई हैं, यहाँ पर भी 2 लोब्स बनाई हैं. ठीक है, तो सी ये है हमारा मेल. ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है और ये पूरा हमारा स्टेमन है. ठीक है, अब मैंने एंथर ऐसे करके कुछ ऐसे बनाया है. ठीक है, तो लेट मी सी. ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब 2 लोब्स होती हैं. क्योंकि ये 2 लोब्स हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स एंथर में ही बनते हैं ना, इसलिए तो हमारे एंथर में हमारे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसमें 2 लोब्स हों. ठीक है, 2 लोब्स हैं इसलिए हमने बाइलोब्ड कह दिया इसे. ओके, एंड उसके बाद थीका की ऐसे 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 बन जाती है, थिकनिंग सी बन जाती है. ठीक है, थीका की कवरिंग, तो इसे हम क्या कहते हैं, थीका कहते हैं. इसे हम थीका कहते हैं. ठीक है, अब यू माइट बी थिंकिंग कि ये 1 2 3 4 है, तो इसे टेट्राथीकस कहना चाहिए, बट नो, ये गलत है. बिकॉज हम एक लोब की बात करें, एक लोब में हमारे 2 थीका प्रेजेंट है, 2 थीका प्रेजेंट है एक लोब में, इसीलिए हम इसे डाइथीकस कहते हैं एंड टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं. टेट्रास्पोरेंजिएट. क्यों टेट्रास्पोरेंजिएट? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ पे भी माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम है. माइक्रोस्पोरेंजियम ही तो आगे जाके हमारी पोलन सैक बनाएंगे, और जो इनके अंदर का मटेरियल है वो हमारा पोलन ग्रेन बनाएंगे. ठीक है, तो मतलब ये ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट है. ठीक है, ऐसी सी थिकनिंग बच जाती है जिसे हम डाइथीकस कहते हैं. ठीक है, उसके बाद अंदर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 तो टेट्रास्पोरेंजिएट कह देते हैं. ठीक है, ओके. लेट अस रीड द एनसीईआरटी नाउ. Typical stamen, the long and slender stalk called the filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. मतलब bilobed structure है जो, उसे हम anther कहते हैं. The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. The number and length of stamens are variable in flowers of different species. Means जो हमारा proximal end है, proximal मतलब जो हमारे thalamus के पास है, ये वाला proximal end है हमारे किसका, हमारे फिलामेंट का, जो कि अटैच है हमारे थैलेमस से. ये यहाँ तक अटैच है ना, तो ये थैलेमस के पास है, थैलेमस के पास है इसलिए प्रॉक्सिमल एंड. ये थैलेमस से दूर है ना, ये ऊपर वाला पार्ट थैलेमस से दूर है, तो इसे हम टर्मिनल एंड या फिर डिस्टल एंड भी कहते हैं. और बाकी इसमें लिखा है कि जो भी स्टेमन्स के नंबर है, लाइक एक फ्लावर पे मान लो 4 स्टेमन्स प्रेजेंट है, एक फ्लावर पे 10 स्टेमन्स प्रेजेंट है, एक फ्लावर पे उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एक पे 7 सेंटीमीटर है, तो दिस कैन वेरी. ठीक है, नंबर और लेंथ स्टेमन्स की वेरिएबल है, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग फ्लावर्स की स्पीशीज में डिफरेंट हो सकती है. ठीक है, बाकी ये एक एक्टिविटी दी है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू दैट.
उसके बाद टिपिकल एंजियोस्पर्म हमारा बाइलोब्ड होता है, जिसमें ईच लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो डाइथीकस है। एंड हमारी लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव एक रन करती है लेंथवाइज, जो कि सेपरेट करती है थीका को। ठीक है, मतलब अब देखो ये हमारा थीका था, मतलब ये हमारा एंथर था जो कि बाइलोब्ड है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो लेंथवाइज रन कर रही है और सेपरेट कर रही है थीका को। ठीक है, यहाँ से भी और ऐसे भी। ठीक है, तभी तो ये एक थीका, ये दूसरा थीका, ये तीसरा थीका, ये चौथा थीका, बट एक लोब में 2 ही थीका हैं, इसलिए डाइथीकस। और ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, ठीक है। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. Okay, मतलब कि जो हमारा एंथर है वो बाइलोब तो है ही, दैट वी स्टडीड। ठीक है, अब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब हम करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि एंथर की 4 साइडेड है, मतलब एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है उसका, जो कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कंसिस्ट कर रहा है। मतलब कि एक कॉर्नर पे मतलब एक लोब में 2 है। ठीक है, एक कॉर्नर पे एक कॉर्नर पे एक, तो चारों कॉर्नर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे प्रेजेंट हैं। लाइक वी कैन सी ओवर हियर, देखो ये हमारा एंथर है। ठीक है, ये हमारी फिलामेंट है नीचे, ये एंथर है। एंथर में ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तीसरा, ये चौथा माइक्रोस्पोरेंजिया, और ये एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन कर रही है। ठीक है, जो कि सेपरेट कर रही है हमारे थीकास को। ओके, अब माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके डेवलप होएगा पोलन सैक में। ठीक है, और अंदर उसके जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं बस। तो इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो हमारा पोलन ग्रेन बनाएगा, जो बाहर की जो लेयर है, मतलब जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो हमारे पोलन सैक्स बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक है, कैसा है? अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो एक है हमारा, उसकी भी हमारी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं? 4 लेयर्स। मतलब ये नहीं कि 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, भाई 4 लेयर लेकर बैठा है वो, कि भाई प्रोटेक्शन करनी है। किसी का काम प्रोटेक्शन होगा, किसी का काम होगा कि भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, वैसे। ठीक है, तो लाइक हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, अब आप देख रहे होंगे कि मैं माइक्रोस्पोरेंजिया को सर्कुलर ही बना रही हूँ। तो दिस इज आवर माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि हमारा सर्कुलर है। ठीक है, सर्कुलर इन आउटलाइन है। उसके बाद इसकी 4 लेयर्स होती हैं, दैट आई टोल्ड यू, 1 2 3 एंड 4। सबसे अंदर वाली दैट इज टेपेटम मतलब कि वो सबसे अंदर वाली लेयर है। ठीक है, टप 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 करके अंदर जो भी प्रेजेंट है वो इनसे खाना लेगा, तो मतलब दैट इज कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे किनको? पोलन ग्रेन्स को। ठीक है, सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। ठीक है, उससे अंदर एपी के एंडोथीशियम, और बीच की जो बच गई दैट इज मिडल लेयर्स या मिडल लेयर। ठीक है, अब इन तीनों का काम एक ही है, या तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड ऑल्सो दे ऑल्सो हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ आर एंथर। डेहिसेंस का मतलब कि जब हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है और वो एंथर को छोड़कर जा रहा होता है फीमेल के पास, उसको हम डेहिसेंस कहते हैं। ठीक है,
देखो, सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, बाहर की 3 लेयर प्रोटेक्शन और डेहिसेंस में हेल्प करेगी, और टेपेटम हमारी 4th लेयर वो हमारे पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। अब देखो, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारी पोलन ग्रेन्स को, तो अब उसको भी तो पहले खुद तो स्ट्रांग बनेगा, तभी ना पोलन ग्रेन को खाना देगा। जब खुद के पास होगा उसके पास खाना, तभी ना वो दूसरों को खाना दे पाएगा। तो इसके पास मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तभी ये हमारे पोलन ग्रेन को खाना प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, अब जब व्हेन द एंथर इज लाइक टू यंग, या एंथर जब यंग होता है तो उसके पास ना कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होते हैं। मतलब ये जो अंदर का मटेरियल है ये पढ़ रहे हैं, इसमें कंपैक्टली पैक्ड होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यूज कहते हैं, जो हमारे आगे जाकर पोलन ग्रेन्स बनाने वाला है। क्योंकि हम ये तो पढ़ चुके हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया हमारे पोलन सैक बनाएगा, अब अंदर का मटेरियल भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो स्पोरोजेनस टिश्यू हमारे पोलन ग्रेन्स बनाता है। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है, मतलब ईच माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, इसकी स्पेस ऑक्यूपाई होती है at the center of each microsporangium। ओके, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट इज अ प्रोसेस जिससे हम, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू से हम हमारे पोलन ग्रेन्स बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। देखो, पहले हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा प्रेजेंट है, दैट इज 2n, मतलब डिप्लॉयड है। ठीक है, वेट अ मिनट, लेट मी टेक द नोट्स। देखो, जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है, सी ये तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि सबसे अंदर वाली लेयर टेपेटम, बीच वाली मिडल लेयर, उसके सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, अंदर हमारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। माइक्रोस्पोर्स कह लो क्योंकि आगे जाके तो हमने उसे स्पोरोजिनस टिश्यू ही कहना है। ओके, बाहर की तीनों लेयर प्रोटेक्शन या डेहिसेंस में हेल्प करेंगी। टेपेटम न्यूट्रिशन में हेल्प करेगी, जिसका डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन 1 न्यूक्लियस होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद ये जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जो कि 2n है। ठीक है, 2n है, मतलब ये एक मतलब माइटोसिस करेगा और बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यूज हमारे बन जाएंगे। ठीक है, देखो ये हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि 2n है। अब ये माइटोसिस करेगा, एक है तो ये बहुत सारे बनाएगा, पहले माइटोसिस करके बहुत सारे ये बना देगा। ठीक है, माइटोसिस मियोसिस आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन। वेट, माइटोसिस और मियोसिस मतलब जो हम में होती है, मी मतलब जो हम में होती है, हम सब में होती है। लाइक हमारे पापा थे 2n, मम्मी थी 2n, हम भी 2n है, मतलब पापा n हुए होंगे, मम्मी n हुई होगी, तभी तो जाके मैं 2n हुई, नहीं तो दोनों का मिला के तो 4n बन जाना था। ठीक है, तो पापा ने रिडक्शन की, मम्मी ने रिडक्शन करी, तब जाके मैं बनी, मतलब इसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कह सकते हैं या रिडक्शनल बोल दो। ठीक है, माइटोसिस मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा, वैसे समझ लो जैसे 2n है, ये भी 2n है, तो ये आगे जाके 4n बन जाएगा, मतलब ना ये रिडक्शन शो करेगा ना ये रिडक्शन शो करेगा। दिस इज इक्विटोरियल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी। सो स्पोरोजिनस टिश्यूज था जिसने माइटोसिस करी, बहुत एक स्पोरोजिनस टिश्यू को बहुत सारे उसमें कर दिया, मतलब माइटोसिस कर दी। उसके बाद माइटोसिस करने के बाद हमारी बनती है MMC, या हम बोलते PMC, या हम बोलते पोटेंशियल पोलन। मतलब जी
MMC मतलब हम क्या बनाने जा रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इसके अंदर तो माइक्रोस्पोर्स ही हैं। मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम हमारी पोलन सैक बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम हमारी पोलन सैक बनाएगा एंड माइक्रोस्पोर्स हमारे पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ठीक है, ठीक है, जो अंदर का मटेरियल है। और उसको हमने बाद में क्या कह दिया था, स्पोरोजेनस टिश्यू कह दिया था। तो स्पोरोजेनस हमारा 2N है, जो कि माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करने के बाद MMC बनाएगा, PMC। MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल। ठीक है, फिर पोलन की मम्मी सेल या पोटेंशियल पोलन, मतलब उसमें पोटेंशियल है, पोलन में पोटेंशियल है कि वो माइक्रोस्पोर बने। अब लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल कि एक आर्ट्स वाला स्टूडेंट, एक आर्ट्स का स्टूडेंट होगा, वही IPS IAS, ठीक है, इन ये चीज बनने का उसमें ज्यादा पोटेंशियल है एज कम्पेयर टू मेडिकल स्ट्रीम। अब मेडिकल वाला इन सब में जाएगा तो उसे और ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, बट अगर आर्ट्स वाला ही ये करेगा तो उसे कम मेहनत लगानी पड़ेगी। तो वैसे ही मतलब कि पोटेंशियल तो है इनमें कि IPS IAS बन जाए, ठीक है, लाइक वैसे। तो पोटेंशियल पोलन है एंड पोलन मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ओके, उसके बाद हमारी फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस में मियोसिस होती है, दैट इज मियोसिस 1। अब मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है। टेट्राड मतलब 4, तो ये ऐसे बन जाता है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, एंड देन हमारे पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ठीक है। अब मियोसिस हो गई, ये भी 2N था हमारा। अब मियोसिस के बाद तो ये पता ही सब कुछ N, ये भी N, ये भी N, ठीक है, सब हेप्लॉइड हो गए। ओके, अब ये हमारा 2N था क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ऐसे टेट्राड बन जाता है, मतलब 4 सेल्स, 4 माइक्रोस्पोर्स ऐसे इकट्ठे से हो जाते हैं, ठीक है, जुड़े रहते हैं और एक लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं। एक लिक्विड मतलब एक लेयर बन जाती है इनके ऊपर, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ये वैसे NCERT में है नहीं, बट क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। तो सेल्यूलोज से कवर हो जाते हैं हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद ये मेच्योर होते हैं और ये हमारे अलग अलग प्रेजेंट हो जाते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स फिर मतलब हमारे पोलन ग्रेन्स बन गए। ओके, बन गए, ठीक है। तो वही कहा है कि जो हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो मतलब कि देखो सिंपल से इसका वे है याद करने का, स्पोरोजेनस टिश्यू, होमोजीनियस, तो हमें याद ही रहता है होमोजीनियस, ठीक है, सेम। तो वैसे ही स्पोरोजेनस टिश्यू, ठीक है, ठीक है। फिर MMC मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी, माइक्रोस्पोर की मम्मी से बच्चा बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से बन गया माइक्रोस्पोर्स, एंड देन वो मेच्योर होके हमारे बन गए पोलन ग्रेन्स, ठीक है। पहले 2N, मियोसिस के बाद सब N। अब ये है तो ये भी N, ये भी N, ये भी N, ये भी N, N, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी, स्पोरोजेनस टिश्यू से हमारे पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स बनने की प्रोसेस, इसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। जिसमें कि हमारी मियोसिस भी हुई और माइटोसिस भी हुई, बट स्पोरोजेनस तो मियोटिक डिविजन्स में ही गया था, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। उसके बाद हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, एंड यहाँ पर प्लॉइडी पूछी हुई है हमारी NCERT ने कि प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, तो हेप्लॉइड होगी क्योंकि हमारी क्या हुई है, मियोसिस के बाद सब कुछ हेप्लॉइड हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, देखो मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड अंदर वाली, सबसे अंदर वाली टेपिटम, जिसका फंक्शन है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा वो हमारे पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड इसके अंदर भी ये देखो कि स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू बोल लो या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे हमारे क्या बनने वाले हैं, माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं।
और ये स्टोमियम प्रेजेंट होता है, जो ऐसा कर्व सा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस में, उसे हम स्टोमियम कहते हैं। अब ये हमारे माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर्स के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, मतलब हमारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है पोलन ग्रेन्स का, ठीक है। अब हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू के पास कैपेबिलिटी है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना ले, ठीक है। तो इसीलिए हम उसे पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और जो माइक्रोस्पोर से, मतलब माइक्रोस्पोर्स बनने की जो प्रोसेस है पोलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं मियोसिस के थ्रू, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, एंड हमारे एंथर मैच्योर होते हैं, डिहाइड्रेशन होती है उसमें, तो हमारे माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। ओके और एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि रिलीज होते हैं हमारे एंथर से। अब आप सोचोगे कि भाई इतने सारे क्यों, थाउजेंड्स ऑफ क्यों? क्योंकि अब देखो, ये मेरा मेल है, ये मेरी फीमेल है, ठीक है, ये मेरा मेल है, ये मेरी फीमेल है। तो अब मेल से फीमेल के पास जाना है मुझे, तो अब मैं अगर कमी बनवाए मैंने, तो वो अब जो लेकर जाएगा क्या पता वो कहीं और बैठ जाए, कहीं और कुछ गिरा दे, ठीक है। तो इसलिए मतलब थाउजेंड्स ऑफ मैं बनवाती हूँ, ताकि मान लो 100 मेरे वेस्ट भी चले गए तो कुछ मेरे पास पोलन ग्रेन्स हों जो फीमेल पे जाकर बैठे, स्टिग्मा पर बैठे और मेरी फर्टिलाइजेशन हो जाए। ओके सो पोलन ग्रेन हमारा मेल गेमीटोफाइट है, जिसे कि फाइट करनी पड़ेगी मेल गेमीट के लिए, क्योंकि पोलन ग्रेन हमारा मेल गेमीट नहीं है, वो हमारा मेल गेमीटोफाइट है जो कि फाइट करेगा मेल गेमीट के लिए। उसके बाद हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हिबिस्कस के एंथर को आप देखो, उसके ऊपर अगर आप टच करोगे उसके ओपन एंथर्स को, तो आपको अपनी फिंगर्स पे डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स दिखेंगे, मतलब येलोइश कलर का पाउडर दिखेगा आपको अपनी फिंगर्स पे डिपॉजिट होता हुआ। एंड देन आप उस पर ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के ग्लास स्लाइड पे उसे रख के एंड फिर ड्रॉप ऑफ वाटर डाल के माइक्रोस्पोर के अंदर देख सकते हो। तो आप यू विल बी लाइक कि आपको पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर भी कुछ पोलन ग्रेन्स के स्कैंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स में, मतलब कुछ पोलन ग्रेन्स के यहाँ पे भी गिवन है हमारी एनसीईआरटी में। ओके पोलन ग्रेन्स जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होती हैं। स्फेरिकल होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ठीक है, जिनकी डायामीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है इन डायामीटर, ठीक है। मतलब स्फेरिकल है तो इसका डायामीटर तो होगा ही, तो डायामीटर इसका 25 to 50 माइक्रोमीटर इसका डायामीटर होता है, ठीक है। और ये 2 लेयर्ड होती हैं इसमें, मतलब जो हमारा पोलन ग्रेन है उसके पास भी प्रोटेक्शन प्रेजेंट है। कितनी लेयर होती है हमारी पोलन ग्रेन की? 2 लेयर्स, ठीक है, ठीक है। सबसे बाहर है एक्सटर्नल है तो एक्साइन, ये इंटरनल है तो इंटाइन। अब एक्साइन है, एक्साइन हमारे स्पोरोपोलेनिन की बनी है एंड इंटाइन हमारी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी है, ठीक है, ठीक है। एक्साइन जो हमारी स्पोरोपोलेनिन की बनी है, लेट मी टेल यू कि स्पोरोपोलेनिन is one of the most resistant organic material, मतलब ना इसे कोई हाई टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकता है, ना कोई स्ट्रॉन्ग एसिड तोड़ सकता है इसे, ना कोई स्ट्रॉन्ग अल्कली इसे तोड़ सकती है। मतलब ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, ठीक है, ठीक है। अब तुम सोचोगे भाई ये स्पोरोपोलेनिन तो डिग्रेड ही नहीं होगी, तो हमारे मेल गैमीट्स बाहर कैसे जाएंगे? ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट्स तो इसके अंदर ही प्रेजेंट है ना, तो थोड़े ऐसे ऐसे
ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम जर्म पोर्स कहते हैं, ठीक है, जर्म पोर्स कहते हैं, जहां पर हमारी स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, जिससे हमारे मेल गेमीट्स बाहर जा सके और फीमेल से मिल सके, ठीक है, ठीक है। अब इंटाइन है वो हमारी सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी रहती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन एक्साइन होती है, जिसमें जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। और हम पोलन ग्रेन्स को वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल्स की तरह भी रख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। अब भाई कोई एंजाइम ही नहीं है जो हमारे स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, तो हम उसे फॉसिल्स की तरह रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज फॉसिल्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स को एज फॉसिल्स भी प्रिजर्व किया जाता है। और एक्साइन्स की अलग अलग फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, मतलब कि एक्साइन की अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग डिजाइन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भाई एक्साइन इतनी हार्ड क्यों होती है, मतलब एक्साइन भाई स्पोरोपोलिन है उसमें, क्यों है स्पोरोपोलिन? क्योंकि वो हमारे पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है, हमारे पोलन ग्रेन डिग्रेड ना हो जाए, इसलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमारी स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होती है। ओके, अंदर वाली लेयर इंटाइन होती है, जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी रहती है, ठीक है, थिन होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। और हमारे पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, ठीक है। जब अब हमारा पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, उसके पास दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जनरेट से हमें पता लग रहा है जनरेट करेगा, वेजिटेटिव सेल मतलब वेजीज, वेजिटेबल्स, ठीक है, मतलब वेजिटेटिव का काम है कि वो खाना देगा, जनरेटिव का काम है कि वो दो मेल गेमीट बनाएगा, ठीक है। तो अब खाना, अब हम अपने साइज से तो ज्यादा ही खाना खाते हैं ना, तो इसलिए वेजिटेटिव सेल हमारा बिगर होगा और अबंडेंट फूड रिजर्व होगा, लार्ज इरेगुलर शेप सा न्यूक्लियस होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, इरेगुलर शेप सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जनरेटिव सेल्स छोटा है एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव सेल, एंड जनरेटिव सेल अब बड़ा है, जनरेटिव सेल छोटा है, वेजिटेटिव सेल बड़ा है, तो उसके साइटोप्लाज्म में मुझे तैरना पड़ेगा ना, खाने के अंदर ही मुझे तैरना पड़ेगा, तो ये फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, एंड स्पिंडल शेप और डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके पास, और एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये था हमारा पोलन ग्रेन, जिसका बाहर का एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिन, अंदर की इंटाइन जो कि सेल्यूलोज पैक्टिन, पोर्स प्रेजेंट थे, जर्म पोर्स, जिससे हमारा पोलन ग्रेन जा सके, जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट थी, ठीक है, ठीक है। अब ये है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। अब इसमें दो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल मतलब मेल गेमीट्स बनाएगा दो, ठीक है, जनरेटिव सेल मतलब खाना देगा, ठीक है, खाना, और ये मेल गेमीट। अब देखो क्या होता है, वेजिटेटिव सेल ना बड़ा होता है, जनरेटिव सेल यहाँ पे ऐसे स्पिंडल सा पड़ा रहता है, ठीक है, और ये इरेगुलर सा ऐसे वेजिटेटिव सेल होता है हमारा। अब पता है वेजिटेटिव मतलब वो खाना देगा, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, ये वेजिटेटिव है, ये जनरेटिव है। जनरेटिव का काम होता है कि वो जनरेट करेगा मेल गेमीट्स, तो वो दो मेल गेमीट्स बनाता है, पहला मेल गेमीट, ठीक है, और दूसरा मेल गेमीट, ठीक है। वेजिटेटिव का काम क्या है, खाना देना, ठीक है। तो अब ये एक सेल मतलब एक वेजिटेटिव सेल, एक मेल गेमीट, दूसरा मेल गेमीट, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 3 सेल्ड कंडीशन हमारी हो गई। 3 सेल्ड कंडीशन हमें 40% में देखने को मिलती है, मतलब 40% एंजियोस्पर्म्स हमारे 3 सेल्ड, मतलब वो अपने ही घर में पोलन ग्रेन में ही 3 सेल हो जाएंगे एंड फिर जाएंगे हमारी फीमेल के पास, ठीक है, ठीक है।
और कुछ केसेस में क्या होता है कि वेजिटेटिव जनरेटिव, जनरेटिव भी ऐसे ही जाएगा, वेजिटेटिव भी ऐसे ही जाएगा, ये 2 सेल्ड हो गए। अब आप बोलोगे कि मैम इसने तो मेल गैमीट बनाया ही नहीं, ठीक है, तो मेल गैमीट कब बनेगा? जब वो स्टिग्मा पे चला जाएगा। स्टिग्मा पे जाएगा तो उससे पहले 1 2 3, 2 हमारे क्या क्या मेल गैमीट, और 1 हमारा क्या खाना वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में ये 2 सेल्ड होता है, कुछ में ये 3 सेल्ड होता है। जहां 3 सेल्ड वहां 40%, और जहां 2 सेल्ड वहां 60%। मतलब 60% में ऐसा ही होता है कि 2 हैं, अपने घर में 2 हैं और वहां पर जाके 3 सेल्ड हो गए। और कुछ में ऐसा होता है कि अपने घर से ही 3 सेल्ड होकर चलते हैं, ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60% में 2 सेल्ड होता है और बाकी रिमेनिंग में 3 सेल्ड होता है, मतलब 40% में, ठीक है। अब जो पोलन ग्रेन्स है वो हमारी बहुत सारी एलर्जीज भी करता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, और एक हमारे पार्थीनियम, मतलब इम्पोर्टेंट वीट, कैरेट ग्रास, ठीक है, इससे भी ये आई थी जब इंडिया में, तो इससे भी पोलन एलर्जी हो गई थी। मतलब पोलन ग्रेन्स एलर्जीज भी कॉज करता है, जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, और पोलन एलर्जी, ओके। बट ऐसा नहीं है कि भाई पोलन ग्रेन सिर्फ नुकसानदायक ही है। पोलन ग्रेन कैन बी हेल्पफुल टू अस ऑल्सो, क्योंकि पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। और आजकल तो फैशन हो गया है भाई कि वेस्टर्न कंट्रीज में लेते भी हैं लोग इन्हें, मतलब पोलन की कंजप्शन कर रहे हैं, पोलन टैबलेट्स ले रहे हैं, ताकि वो एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, रेस हॉर्सेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 30 टैबलेट्स का नेट वेट 0.45 ओज है। ओज एक यूनिट है, जैसे सेंटीमीटर मीटर वैसे, ठीक है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहले फ्लावर होता है, फिर फ्लावर में स्टेमन, फिर स्टेमन में एंथर पे जाते हैं, ठीक है, जो बाइलोब्ड है, टेट्रास्पोरेंजिएट है, डाइथिकस है। फिर उसके बाद 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, फिर स्पोरोजिनस सेल्स बनते हैं, एंड देन हमारा माइक्रोस्पोर मम्मी सेल बनता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जो कि हमारा हेप्लॉइड होता है, फर्स्ट हेप्लॉइड थिंग, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल भी हमारी 2n थी, स्पोरोजिनस टिश्यू भी हमारा 2n था, माइक्रोस्पोर टेट्राड हमारा n बनता है, फिर हमारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि n है। उसके बाद वो मैच्योर होकर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, वो भी n है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी भी होती है। वायबिलिटी मतलब वो कितने टाइम तक जिंदा रहेगा, कितने टाइम तक जिंदा है कि वो फर्टिलाइजेशन कर सके, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे इसमें वायबिलिटी में 2 चीजें आती हैं, ठीक है। एक आती है कि जिसमें भाई बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, दैट इज 30 मिनट्स। 30 मिनट्स 2 चीजें शो करती हैं, एक राइस, एक वीट, ठीक है, और एक मंथ्स, मतलब भाई मंथ्स तक रखो अपनी वायबिलिटी, तो मंथ्स तक होती है रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। पोलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। अब देखो, अगर एक फ्लावर पे सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है तो वो मोनोकार्पलरी, अगर एक फ्लावर पे मोर देन 1 पिस्टल प्रेजेंट है तो मल्टीकार्पलरी। अब वो भी 2 टाइप्स की हो सकती है, जैसे सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज होंगी, एपोकार्पस मतलब फ्री होंगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी हमारा बल्ज्ड पार्ट होता है, स्टिग्मा हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, एंड स्टाइल एक इलोंगेटेड सा स्लेंडर पार्ट होता है जिसके थ्रू हमारी पोलन ट्यूब बनती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ओवरी के अंदर हमारी ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल प्रेजेंट है, जो कि प्लासेंटा से जुड़ी हुई है, प्लासेंटा है, ठीक है। प्लासेंटा से हमारा मेगास्पोरेंजिया बनता है या मेगास्पोरेंजियम बनता है, दैट इज ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स भी वेरी कर सकता है। अगर एक ओवरी में एक ओव्यूल है, उसका एग्जांपल वीट, पेडी, मैंगो, आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैंगो में तो एक ही सीड होता है ना, एक ही गुठली होती है अंदर, तो एक ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और मेनी ओव्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, मतलब पपाया और वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स देखते हैं, तो वैसे याद रख सकते हो। अगला है मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, अब भाई हमारे पोलन ग्रेन ने भी 2
बनवाई थी, 2 लेयर्स बनवाई थी, एक्साइन इंटाइन। अब तो हमारा ओव्यूल भी 2 लेयर्स बनाता है, दैट इज इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ठीक है। प्लासेंटा है, ऐसे 2 फन निकल रखे हैं, फन। ठीक है, देखो ये हमारी प्लासेंटा है, ये 2 ऐसे फन निकल रखे हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, और ये हमारा हाइलम है और ये हमारा ओव्यूल है। ठीक है, ऐसे है, ये प्लासेंटा है, फिर फ्यूनिकल है, फिर हाइलम है, एंड देन हमारा ओव्यूल का माइक्रोपाइल एंड है। माइक्रोपाइल एंड हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जहां पे हमारा एग अपैरेटस प्रेजेंट होता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी बस जस्ट इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, तो माइक्रोपाइल मतलब जहां पर हमारा एग अपैरेटस प्रेजेंट है। चलाजल एंड या चलाजल अपोजिट होता है माइक्रोपाइलर एंड के, मतलब जहां मेरा माइक्रोपाइलर एंड है उसके अपोजिट साइड मेरा चलाजल एंड प्रेजेंट होगा। ओके ओके। अब जैसे हमारे मेल्स में स्पोरोजिनस टिश्यू था, वैसे हमारी फीमेल्स में, मतलब वैसे हमारे मेगास्पोरेंजियम में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूसेलस प्रेजेंट होता है। वहां पर क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू था, यहाँ पर क्या है, न्यूसेलस है। अब न्यूसेलस भी सेम वही काम है उसका कि रिजर्व फूड मटेरियल है उसके पास। ठीक है, वही सारी चीजें हैं। अब देखो सेम प्रोसेस है, जस्ट लाइक सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। वहां था हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू, 1 मिनट पहले वो लिख लेते हैं हम। स्पोरोजेनस टिश्यू मतलब 2n। उसके बाद हमारी क्या बनी थी, माइक्रोस्पोर की मम्मी सेल, जो कि खुद भी क्या थी, 2n थी। उसके बाद हमारा माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना था। ठीक है, जो क्या था, हैप्लॉइड था। उसके बाद हमारे माइक्रोस्पोर्स या हम बोल दे पोलन ग्रेन्स बन गए थे। ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे क्या थे, n थे। ओके ओके जी। यहाँ पे क्या हुई थी, हमारी माइटोसिस हुई थी। यहाँ पे क्या हुई थी, मियोसिस 1 हुई थी। ठीक है, ठीक है। अब सेम यहाँ पर ये किसका था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाली प्रोसेस थी। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट था, यहाँ पर न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जो कि माइटोसिस करेगा, ये अभी 2n ही है। फिर मेगास्पोर मम्मी सेल बन जाएगा, जो कि खुद भी 2n ही है। उसके बाद मेगास्पोर, क्योंकि भाई लड़की हमारी एक ही है, एट द एंड ऑफ द डे लड़की तो एक ही रहनी है। तो मेगा, ठीक है, मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, जो कि ऐसे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड भी हमारा फ्यूज बना था, तो वैसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। बट क्या होगा अब, क्या होगा अब कि ये जो 3 हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई मैंने बोला ना कि एट द एंड ऑफ द डे मेगा स्टार तो एक ही होगा, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। जो ये एक बचा, दैट इज एम्ब्रियो सैक, या हम इसे कह दे सकते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, जो कि फाइट करेगा फीमेल गैमीट के लिए। ओके ओके, यस। अब जो हमने न्यूसेलस से एम्ब्रियोसैक बनाया, उस प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके ओके, बस यही लिखा हुआ है, और तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। ये देखो, अच्छा ये तो पहले बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारे फीमेल गैमीटोफाइट में क्या होता है, अब उसमें ना मतलब कि 3 तो डीजेनरेट हो गए, एक हमारा मेगास्पोर बचा, दैट इज फंक्शनल, और उस फंक्शनल मेगास्पोर को हमने फीमेल गैमीटोफाइट या एम्ब्रियोसेक बोल दिया। अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन मतलब एक सिंगल, जो हमारा सिंगल मेगा स्टार था, उससे एम्ब्रियोसेक बनने की प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके ओके। अब जो हमारा न्यूक्लियस है ना फंक्शनल मेगास्पोर का, वो माइटोटिकली डिवाइड करता है ताकि वो 2 न्यूक्लियाई बना सके,
और अलग अलग अपोजिट पोल्स पे चले जाएं, मूव हो जाएं अपोजिट पोल्स पे। तो सिंपल तुम ऐसे समझ लो, 2 टाइप्स की हमारी होती है ना। देखो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और एक क्या होती है हमारी, सेल्यूलर डिवीजन। ओके ओके, सेल्यूलर डिवीजन तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि एक सेल होगा, उसमें फिर वो डिवाइड कर जाएगा 2 सेल में, ठीक है। अब फ्री न्यूक्लियर नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एक ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये आगे डिवाइड नहीं करेगा, फ्री न्यूक्लियर सेल नहीं बनाएगा, वो बस अपने ही अंदर 1 का 2 बना, 2 का 4 बना, 4 का 8 बन गया, ठीक है। ऐसे ऐसे फिर ये अरेंज हो जाते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, ये 4 बन गए, ये 4 बन गए। अब जब 8 न्यूक्लियाई हो जाती है ना मेरे एम्ब्रियो सेक में, तो फिर वो डिसाइड करता है कि चलो भाई सेल बनाते हैं, इनकी सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये था हमारा एम्ब्रियो सैक, 3 ऊपर की तरफ चली गई हमारी न्यूक्लियाई, 2 बीच में रह गई, 3 नीचे चली गई, ठीक है जी। फिर सेल बनेगा, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। अब ये बोलते हैं कि भाई हम दोनों एक ही सेल में हो जाते हैं, तो कहते हैं ठीक है जी, 1 सेल में हो जाओ तुम, ओके जी। अब ये हमारे होते हैं एंटीपोडल सेल्स, पैर के सेल्स हैं, पोडल एंटीपोडल, ठीक है। तो इसी को हम चलाजल एंड कहते हैं। ये मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एग एपेरेटस, इस एंड को क्या कहेंगे, माइक्रो पिलर एंड, ओके ओके। बीच वाले को सेंट्रल सेल, जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। बीच वाला हमारा एग है, हमारी फीमेल है, ये 2 इसकी सखी सहेलियां हैं, दैट इज सिनर्जिड्स, ठीक है, जो कि गाइड करती हैं हमारे पोलन को, हमारे मेल को, कि भाई आ जाओ फीमेल यहाँ बैठी है, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ पे लिखा भी है 6 of the 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, ठीक है। और रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, वो सेंट्रल सेल बनाती हैं, ओके। एग एपेरेटस बता दिया, सिनर्जिड्स, एग सेल बता दिया, एंटीपोडल बता दिया, ठीक है। तो देखो, ये मैं 1 2 3 4 5 6 ये 7, तो 8 न्यूक्लियाई तो हमने पहले ही पढ़े थे, और कितने सेल हो गए, 7 सेल। तो ये 8 न्यूक्लियाई 7 सेल या 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई, ठीक है जी। ये देखो, पहले हमारा था ना 1 सेल था, फिर ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 4 में डिवाइड हुआ, ठीक है, और फिर 3 डीजेनरेट कर गए, 1 बचा, 1 फिर 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, 3 ऊपर गए, 3 नीचे गए, 2 बीच के, ऊपर वाले एंटीपोडल्स, चलाजल एंड, माइक्रोपिलर एंड, जहां पर हमारे एक एपेरेटस प्रेजेंट है जिसमें 2 सिनर्जिड्स, ऊपर वाला एग, ठीक है, बीच में एग है, साथ में सिनर्जिड्स है, और बीच में सेंट्रल सेल प्रेजेंट है जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। सिनर्जिड्स के पास फिलीफॉर्म एपेरेटस हैं जो कि गाइड करेंगे हमारे पोलन को कि आ जाओ, यहाँ पर हमारी एग बैठी है या हमारी फीमेल बैठी हुई है। उसके बाद आता है हमारा पॉलिनेशन। अब देखो, जो हमारे मेल गेमीट और फीमेल गेमीट है, दोनों नॉन मेटालियन, मतलब दोनों मूव नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिनेशन एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे मेल को फीमेल तक पहुंचा देगा, जिससे कि हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बट पॉलिनेशन को एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, तो पहले हम वही पढ़ते हैं, ठीक है। एजेंट्स चाहिए होते हैं हमारी पॉलिनेशन को, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मतलब उसमें विंड एंड वाटर, और बायोटिक में एनिमल्स। अब एबायोटिक और बायोटिक में अगर पूछे कि कौन मेजॉरिटी कौन से प्लांट्स की है, मतलब मेजॉरिटी कौन सी
यूज़ करती है, तो हमारी बायोटिक एजेंट्स यूज़ करती है पॉलिनेशन के लिए। बट अगर एबायोटिक में से पूछा जाए कि विंड या वाटर में से कौन हमारा मेजॉरिटी है, तो विंड हमारी मेजॉरिटी है, क्योंकि विंड ही हर जगह प्रेजेंट है ना, वाटर हर जगह प्रेजेंट नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो अब विंड में मैंने पोलन ग्रेन्स भेजने हैं, तो भाई पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए ताकि वो उड़ सके हवा में, नॉन स्टिकी होने चाहिए कि हर जगह चिपकते ना फिरें। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए ताकि वो वेल एक्सपोज्ड, ऐसे खुला खुला रहेगा तभी ना स्टेमन उड़ पाएंगे। ठीक है, और फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए कि भाई हाँ ये आ रहा है हमारा स्टेमन, तो उसे कैच कर ले हमारा स्टिग्मा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और मेनली इनमें सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, मतलब एक ओवरी में एक ही ओव्यूल। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल कॉर्नकॉब है, टेसल्स, ये है कॉर्नकॉब जिसमें कि टेसल्स प्रेजेंट है, जो कि स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि विंड में वेव करते हैं ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सकें। और विंड पॉलिनेशन क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, मतलब विंड पॉलिनेशन आप कहीं देखो या ना देखो, बट ग्रासेस में तो आपको दिख ही जाएगी। ठीक है, विंड हमने पढ़ लिया। उसके बाद है वाटर। तो वाटर, अब वाटर भाई हर जगह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो बहुत रेयर है ये कि भाई वाटर से पॉलिनेशन हो रही है, तो सिर्फ 30 जेनरा, मतलब मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स ही हमारे पॉलिनेशन करते हैं। ओके, तो देखो 3 एग्जाम्पल हैं इसमें, बस ये है मेरा वाटर का सरफेस। ठीक है, ये है वेलिस्नेरिया और यहाँ पे हाइड्रिल्ला। तो ये दोनों मतलब सरफेस पे, जो वाटर का सरफेस है वहां पर पॉलिनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिल्ला। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जूस्टेरा और सी ग्रास का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे लॉन्ग और रिबन लाइक ऐसे ही जाएंगे ना, रिबन लाइक ही जाएंगे हमारे पोलन ग्रेन्स तैरते हुए स्टिग्मा के पास। ठीक है, अब भाई उन्हें, ये मेराइन वाटर है। ठीक है, मेराइन में है, मेराइन H2O में है। तो अब मेराइन H2O में है, इन्हें मतलब पानी में ही रहना है, तो इसीलिए पानी में अगर हाथ में डुबाए रखूंगी तो भाई ऐसे ऐसे पोर्स से हो जाएंगे। तो ऐसे पोर्स ना हो हमारा पोलन ग्रेन के अंदर, इसीलिए मेरे पोलन ग्रेन के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओके, समझ गए जी। तीसरा एग्जाम्पल है मेरा वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली। वो ना पानी के सरफेस से इतना ऊपर आ जाते हैं कि वो बोलते हैं ना तो हम विंड पॉलिनेशन करेंगे, ना हम वाटर पॉलिनेशन करेंगे। ठीक है, हम वाटर पॉलिनेशन नहीं करेंगे, हम या तो विंड से पॉलिनेट होंगे या हम बायोटिक से पॉलिनेट होंगे। इतनी ऊपर आ जाते हैं, मतलब दोनों के नाम में वाटर है बट नहीं कर रहे वाटर पॉलिनेशन। क्या कर रहे हैं, या तो विंड से पॉलिनेट होऊंगा या मैं बायोटिक से पॉलिनेट होऊंगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके, ये हम पढ़ लिया। और बाकी विंड एंड वाटर पॉलिनेशन है तो वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करना है। किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना हो तब ना उसे कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूस करना चाहिए। अब विंड है, विंड थोड़ी ना किसी की शक्ल सूरत देखेगी, पानी थोड़ी ना किसी की शक्ल सूरत देखेगा। ठीक है, इसलिए। सो हियर वी गो विद काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन: ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी। ओके, ऑटोगैमी मतलब कि सेम प्लांट है, सेम फ्लावर है, मतलब एक प्लांट है, उस पे एक फ्लावर है और उसी फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं एंड उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो ये कंप्लीट ऑटोगैमी होती है। ऑटोगैमी मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है बट ये बहुत रेयर है। ठीक है, क्यों रेयर है? क्योंकि
अगर किसी टाइम पे पोलन पहले मैच्योर हो गया, पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, बट उस टाइम तक स्टिग्मा हमारा मैच्योर नहीं हुआ है, तो मतलब रिसेप्टिविटी नहीं मैच की, तो रिसेप्टिविटी आ जाती है कि मतलब हमारा पोलन मैच्योर हो गया है बट हमारी स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई, हमारी स्टिग्मा मैच्योर हो गई है, हमारा पोलन मैच्योर नहीं हुआ है, तो ये कंडीशंस आ जाती है, इसलिए ये रेयर है। एंड ऑटोगैमी हमारी 101% सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में ही खुद हो गया, सेम स्पीशीज में। ठीक है, एंड बट कुछ स्पीशीज जैसे वायोला, जिसे हम कॉमन पेंसी कहते हैं, ऑक्सैलिस, कॉमन नीला, ठीक है, इनमें क्या होता है, दो टाइप्स के फ्लावर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, एक चेस्मोगैमस, एक क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मतलब कि ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होते हैं, डू नॉट ओपन एट ऑल, एंड एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ दिस क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन ही कर लेते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर लाइक किसी और फ्लावर में, मतलब सेम प्लांट के अलग फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं करते, उसी फ्लावर में मेल होगा, उसी फ्लावर में फीमेल होगी, एंड हमारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ओके, उसके बाद आता है चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस मतलब जो कि चेस करेगा, किसको चेस करेगा, दूसरे फ्लावर को। सेम प्लांट, एक यहाँ फ्लावर है, एक यहाँ फ्लावर है, इसमें फीमेल है, इसमें मेल है, ठीक है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, that is chesmogamous. Exposed anthers and stigmas होते हैं, okay, and they are autogamous and no chance of cross pollination, seed से भी कर लेते हैं even in the absence of pollinators। but जैसे क्लिस्टोगैमी है, उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जैसे हर एक चीज की एक एडवांटेज होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, इसकी भी है। इसकी एडवांटेज है कि इसे पॉलिनेटर्स नहीं चाहिए होते हैं, प्योर लाइन ब्रीड्स मिल जाती हैं हमें, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकती। और डिसएडवांटेज ये है कि भाई वेरिएशंस के चांसेस को रिड्यूस करता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है। ठीक है, फिर आता है गिटनोगैमी, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये एक प्लांट है, ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गई, दैट इज गिटनोगैमी, जो कि जेनेटिकली तो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, बट फंक्शनली हम देखें तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हमें शो होती है। ओके ओके, देन लास्ट वन इज जीनोगैमी। जीनोगैमी कंप्लीट हमारी क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल का प्लांट है, ये फीमेल का प्लांट है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी, तो क्या हो गया, ये जीनोगैमी हो गई। जैसे पपीता पपीती एग्जाम्पल हो गया ये। ओके ओके, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने ए बायोटेक फिनिश कर दिया है, विंड एंड वाटर। बायोटेक में एनिमल्स अब हमें करने हैं। एनिमल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बीज हो गई, बटरफ्लाईज, फ्लाईज, बीटल, वाप्स, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, बहुत सारे। ठीक है, तो बट बीज डोमिनेंट है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। ए बायोटिक, बायोटिक में कौन, बायोटिक, ठीक है, ए बायोटिक में विंड वाटर में से कौन, विंड, ठीक है, ए बायोटिक में सबसे ज्यादा कौन डोमिनेंट है, बीज, ठीक है, ओके। और मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। अब देखो भाई, इंसेक्ट्स पॉलिनेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो उन्हें कुछ चाहिए जो उन्हें अट्रैक्ट करे, तो फ्लावर्स लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगनेंट होने चाहिए, मतलब वो हमारे लिए अच्छी, मतलब उनके लिए अच्छी स्मेल होती है, बट हमारे लिए वो फाउल ऑर्डर होता है, मतलब उनको फाउल ऑर्डर भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ठीक है, और बाकी ये रिच इन नेक्टर होते हैं। ओके, नेक्टर और पोलन ग्रेन्स यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स मिलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन एजेंट्स को। ओके, बट कुछ प्लांट्स में ऐसा भी होता है कि भाई
वो सेफ प्लेस दे रहे हैं ताकि हमारा जो स्पीशीज है वो ले एग्स कर सके। जैसे कि टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमॉर्फोफेलिस में, जो कि 6 फीट इन हाइट है, वो अपने अंदर ले एग्स, मतलब एग्स को ले करने देता है। ठीक है, वैसे ही हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप है मॉथ और यूका प्लांट का। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकते हैं। मॉथ डिपॉजिट हो जाता है ओव्यूल के लॉक्यूल में। ठीक है, और जैसे ही हमारा यूका प्लांट की ओवरी मैच्योर होने लगती है तो उसमें से लार्वा हमारा निकल जाता है। ठीक है, और पॉलिनेट कौन करता है उसे? मॉथ पॉलिनेट करता है। मीन्स द मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर गेट्स pollinated by the moth. ठीक है, and the larva of the moth come out of the egg as the seeds start developing. moth का लार्वा बाहर आने लगता है जैसे ही हमारे यूका प्लांट का ओवरी डेवलप होने लगता है एज अ सीड। ओके, अब देखो इसमें क्या चाहिए हमें? नेक्टर चाहिए, पोलन ग्रेन भी चाहिए, ऑर्डर भी चाहिए, अच्छी मतलब फाउल ऑर्डर भी चाहिए, कलरफुल भी होना चाहिए, रिच इन नेक्टर भी होना चाहिए। तो इन सब के लिए अब क्या मायने रखता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो स्टिकी हो, ताकि कोई भी एनिमल उस पर आए तो उस पर चिपक जाए। वो किसी जो भी एनिमल आए मेरे मेल के ऊपर तो उसके पैरों में चिपक जाएं पोलन ग्रेन्स, या उसकी बॉडी पे चिपक जाएं, फिर वो जाके फीमेल पे जाए एंड फीमेल पे हमारे पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दे, जिससे कि फिर मेरी फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो मतलब हमारे पोलन ग्रेन्स स्टिकी इन नेचर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो नेक्टर रोबर का काम करते हैं। मतलब वो मेल पे तो आए, ठीक है, मेल पर तो वो आए, उन्होंने नेक्टर भी ले लिया, कलरफुल फ्लावर्स के ऊपर वो बैठ के नेक्टर भी ले गए कि भाई चलो हम पॉलिनेशन करवा देंगे, बट वो पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं। ठीक है, पोलन ले लेते हैं, नेक्टर ले लेते हैं, बट वो पॉलिनेशन नहीं करवाते। ठीक है, लिखा भी है मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। सच floral visitors are referred to as pollen or nectar robbers. Okay. Outbreeding devices. अब पहले इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप पढ़ो। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है कि सेम प्लांट का सेम फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है, दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। अब बार बारी सेल्फ पॉलिनेशन होती रहेगी तो कोई ड्वार्फ या कोई रिसेसिव ट्रेट हमें दिख ही जाएगी आगे किसी ना किसी स्पीशीज में। ठीक है, तो उस चीज के लिए हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस लेकर आते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मेन क्या काम होता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करे, डिस्करेज करे और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करे। अब क्या क्या हो सकता है कि पोलन मैच्योर पहले हो गया, स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो। ठीक है, ये हो सकता है एक। दूसरा हो सकता है कि स्टिग्मा अलग पोजीशन में रख दो और मेरा स्टेमन अलग पोजीशन पे रख दो, डिफरेंट पोजीशंस पे रख दो, ताकि पोलन कैन नॉट कम इन कंटैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइसेस प्रिवेंट करते हैं ऑटोगैमी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। क्या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसे कि भाई पोलन आया पिस्टल पे, स्टिग्मा पे। ठीक है, तो पोलन और स्टिग्मा की बातचीत होगी थ्रू केमिकल इंटरेक्शंस होंगी। फिर हमारा पिस्टल जाएगा ओवरी के पास, पूछेगा हाँ भाई कंपैटिबल है, अगर है तो ठीक है, सारे प्रोसेस हमारे आगे होंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हमारी होगी। फिर वो उसने कह दिया नहीं इनकम्पैटिबल है, तो फिर हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो वैसा हो सकता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए कि भाई वो आए बोले कि नहीं कंपैटिबल नहीं है तो जाए यहाँ से, वैसा वाला काम हो जाए। ठीक है जी।
उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, जैसे कि फ्लावर ही अलग है, ये मेल का फ्लावर है, ये फीमेल का फ्लावर है, फ्लावर ही अलग हो गया तो कहाँ से हो जाएगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन, नहीं हो गई, ठीक है। और जैसे जिन पे फीमेल मेल दोनों प्रेजेंट होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, जैसे कि कैस्टर एंड मेज, विच प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गिटनोगैमी, ठीक है। एंड लाइक पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, तो दैट इज डायोशियस, ठीक है। एंड दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी, ठीक है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इनहिबिट करते हैं एंड दे एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज मेल का अलग प्लांट है, फीमेल का अलग प्लांट है, ओके ओके। फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, मतलब वही कि पोलन आएगा पिस्टल के ऊपर, स्टिग्मा पे बैठेगा, वो देखेगा, केमिकल इंटरेक्शंस होगी दोनों के बीच में, बातचीत होंगी, देखेंगे अगर कंपैटिबल है तो तू अंदर आ, अगर कंपैटिबल नहीं है तो चला जाए यहाँ से, ओके ओके जी। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर कंपैटिबल होगा तो क्या होगा, अंदर आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और नहीं होगा तो भाई जा तू, रिजेक्ट कर देगा उसे, ओके। केमिकल कंपोनेंट्स, केमिकल इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है ठीक है। और पोलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पे, और अगर कंपैटिबल है तो हमारी पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब के थ्रू हमारे 2 मेल गेमीट आते हैं, क्योंकि 2 मेल गेमीट बने थे ना 2 सेल्ड में, तो हमारा एक जनरेटिव एक वेजिटेटिव था, अब वो स्टिग्मा पे आके 3 सेल्ड हो जाएगा। और 40% में क्या था कि वो तीनों के तीनों 3 सेल्ड ही थे, 60% में 2 सेल थे, 40% में 3 सेल थे, ठीक है ठीक है, ओके जी। तो अब हमारी आएंगे, देखो ये है स्टिग्मा, ये आए पोलन ग्रेन्स, ये बनी पोलन ट्यूब, ठीक है। पोलन ट्यूब बनी माइक्रोपिलर एंड पे गई, माइक्रोपिलर एंड पे गई किसके पास, एग के पास, बट एग के पास तो नहीं जा सकती डायरेक्ट, तो सिनर्जिस्ट से पूछा कि भाई एग कहाँ है, फीमेल कहाँ है, तो उसने बोला भाई यहाँ पर है, तो उसे गाइड करेंगी फिलिपोम अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, जो कि गाइड करती है कि भाई यहाँ पर हमारी एग प्रेजेंट है, कौन से एंड पे, माइक्रोपिलर एंड पे, ठीक है, चलाजल एंड पे नहीं, चलाजल एंड पे तो कुछ भी नहीं होता, एंटीपोडल होते हैं, वो लास्ट में जाके डीजनरेट ही हो जाते हैं, ओके ओके। फिर क्या होता है जी, ये जाएगा एक मेल गेमीट एग से फ्यूज हो जाएगा हमारा और जाइगोट बना लेगा, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो, तो दोनों एन थे, पोलन ग्रेन भी एन था और मेरी एग भी एन थी, दोनों मिलके 2n में हो गए, ओके ओके। अब क्या होगा कि जो दूसरा मेल आया, मतलब जो दूसरा मेल गेमीट आया, वो देखेगा कि भाई कौन सा सही है, कौन सा सही दिख रहा है, तो वो देखेगा कि भाई सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई लेकर बैठा है, चलो इसके पास जाता हूँ, तो दूसरा मेल गेमीट इससे फ्यूज हो जाएगा, तो ये तो पहले से ही 2n था, वो एक n, तो 3n बन गया, मतलब ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर हो गई, ठीक है। और जहाँ जाइगोट बना वहां क्या हो गई, हमारी सिनगैमी हो गई, तो जहां पर हमारा सिनगैमी हुई दैट इज जाइगोट 2n, जहां पर हमारी ट्रिपल फ्यूजन हुई तो ट्रिपल मतलब 3n हो गया, वहां क्या बनेगा 10, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर डिफ्रेंशिएट हो गए प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ओके ओके। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायनामिक प्रोसेस है, कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि वो देखता है कि भाई कंपैटिबल है या नहीं है, और नहीं होता तो रिजेक्ट करता है, अगर होता है तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाता है, इसीलिए वो एक डायनामिक प्रोसेस है, ओके ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें मैं मेरे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को यूज कर सकती हूँ स्टिग्मा पे, ठीक है, मतलब मैं अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे लैंड करवा दूंगी और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी, मुझे मेरे डिजायर्ड मिल जाएंगे जो मेरे को चाहिए,
ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर एक प्लांट पे मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो पहले तो मुझे फीमेल की लाइफ से मेल को हटाना पड़ेगा, उस प्लांट से मेल को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं मेल को रिमूव करूंगी, तो जो ये मेल को रिमूव करने वाला स्टेप है, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर्स है फ्रॉम दी फ्लावर बड बिफोर द एंथर डेहिसेंस, ठीक है, यूजिंग अ पार्ट ऑफ फोरसेप्स। फोरसेप्स के थ्रू मैं रिमूवल ऑफ एंथर्स कर देती हूँ फ्लावर बड में से, उसको मैं इमेस्क्यूलेशन कहती हूँ। अब इमेस्क्यूलेशन को मैं कर दी मैंने इमेस्क्यूलेशन। अब उसके बाद एक बटर पेपर होता है, बटर पेपर से मैं उसे बैग कर देती हूँ, मतलब बैगिंग करवा देती हूँ, ताकि उस पे कोई भी अनवांटेड पोलन ना आए। किस पे? स्टिग्मा पे, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये है मेरा प्लांट, ठीक है, ठीक है। ये है मेल और यहाँ पे फीमेल बना देते हैं, ठीक है। अब फीमेल है और ये मेल है। जब फीमेल की लाइफ में मेल है, मेल को मैंने काट दिया विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स, दैट इज इमेस्क्यूलेशन। ओके ओके। उसके बाद मैं इस पे क्या कर दूंगी? कवरिंग करा दूंगी ब्लैक पेपर से, बटर पेपर से, सॉरी, बटर पेपर से इस पे मैंने कवरिंग करा दी, दैट इज बैगिंग, बैगिंग करा दी। फिर मैं अपना क्या डिजायर्ड पोलन ग्रीन लेकर आऊंगी, जो कि मैं इस पे दे दूंगी, मतलब इस बैग को हटा दूंगी। फिर मैं क्या करा दूंगी? फर्टिलाइजेशन करवा दूंगी। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फिर से मैं इसे रीबैग कर दूंगी कि भाई फर्टिलाइजेशन हो रही है, कहीं पता लगे दूसरा ही पोलन आ गया इस पे दोबारा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो रीबैगिंग कर दूंगी। अब मान लो जैसे पपीता पपीती है, ये पपीता है, ये पपीती है, ठीक है। अब इनकी तो अलग है ना, डायोशियस है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो फीमेल की लाइफ में कोई मेल नहीं है, तो इमेस्कुलेशन मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा मैं बैगिंग करूंगी, फर्टिलाइजेशन करूंगी, रीबैगिंग कर दूंगी। ये 3 स्टेप होंगे। अगर मेल है तो इमेस्कुलेशन भी होगी, ठीक है, ठीक है जी। बस यही सारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिसेक्सुअल होंगे तो वहां पे कोई नीड नहीं है इमेस्कुलेशन करने की, ठीक है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन मैं बता चुकी हूँ कि सिनगैमी होती है जब एक मेल गैमीट एग से मिलता है, ठीक है, उसे सिनगैमी कहते हैं। 2n का हमारा जाइगोट बनता है जो आगे जाके डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। एंड दूसरा जो मेरा मेल गैमीट है वो फ्यूज होता है सेंट्रल सेल से, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। 3n बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिपल फ्यूजन है, ठीक है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है और एंडोस्पर्म बन जाता है एंड जाइगोट हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। अब ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन साथ साथ में हो रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये तो भाई बहुत सिंपल है इसे याद करना। ये जाइगोट है, ये प्रोजाइगोट, सॉरी, देखो ये एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट हो गए, ये मेरा पेन बन गया, ठीक है। बाहर वाला मेरा सेल बन गया, अंदर वाला मेरा न्यूक्लियस बन गया। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया 3n, बाहर वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया, ये जाइगोट बन गया। और सिनर्जिड्स फिर डीजनरेट हो जाएंगी। फिर प्रोजाइगोट बनेगा, पहले जाइगोट बनेगा ना, पहले जाइगोट बनेगा, फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। इसे कैसे याद रख सकते हैं कि पहले भाई जाइगोट है, पहले वो प्रो हुआ, हाँ भाई प्रो प्रो प्रो, फिर वो पूरा ग्लोब उसने घूमा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो हो गया, एंड देन फिर वो मैच्योर हो गया, ठीक है। तो जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। अब पता क्या होता है कि हमारा एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होने से पहले हमारा एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। बिकॉज आर एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू
डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसलिए एंडोस्पर्म पहले बन जाता है एम्ब्रियो से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूल मैच्योर होते हैं सीड्स, और ओवरी मैच्योर होते हैं फ्रूट्स में, जिन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। एंडोस्पर्म 1.4.1 एंडोस्पर्म पहले बन जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से, यस हमें पता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, तो लाइक अब एंडोस्पर्म भी दो टाइप के होते हैं हमारे, हमने जैसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और सेल्यूलर डिवीजन पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर भी होता ही कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल कोकोनट वाटर है, जिसमें जो पानी होता है ना, मतलब टेंडर कोकोनट होता है, तो जो टेंडर कोकोनट है, ठीक है, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट is nothing but free nuclear endosperm made of thousands of nuclei and surrounding white kernel is the cellular endosperm। मैं तो इसे ऐसे याद रखती हूँ कि white kernel है, ठीक है, वो क्या है, सॉलिड है, मतलब सेल की बनी है, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, अंदर का पानी है, मतलब कोकोनट वाटर है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। देख रहे हो, हम थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई पीते हैं, मतलब जो भी कोकोनट वाटर। ठीक है, एंडोस्पर्म हो सकता है कि हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो ने पूरा खा लिया हो, ठीक है, जैसे कि पी ग्राउंडनट बीन्स में होता है, कि मतलब सीड मैच्योरेशन से पहले ही मेरे एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो ने पूरा खत्म कर दिया, जैसे कि पी ग्राउंडनट बीन्स में होता है। और कुछ ऐसे एम्ब्रियो भी होते हैं जो कि सीड मैच्योरेशन के टाइम पे एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है, दैट इज कैस्टर एंड कोकोनट। कोकोनट तो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो माइक्रोपिलर एंड पे बनता है, यस वी नो दैट, ओके। अब जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के शुरू के स्टेजेस है ना, अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ठीक है। और जाइगोट पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो बनेगा। फिर बाकी वैसे ये मॉर्फो में भी हम पढ़ते हैं, टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, जिसके पास ये देखो एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, ठीक है, और 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है, और ऊपर वाला एपिकोटाइल जो कि प्लूम्यूल के पास होता है, नीचे वाला हाइपोकोटाइल जो कि रेडिकल या रूट टिप के पास होता है, रेडिकल के पास हमारी रूट कैप भी होती है, और मोनोकोटिलेडन्स के एम्ब्रियो के पास सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, ठीक है, जो कि लेटरल साइड, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड, सिर्फ वन साइड पे प्रेजेंट है। और ग्रास फैमिली की कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है, बस वही सारी बातें इसमें लिखी हुई है। एंड रेडिकल के साइड पे हमारा कॉलरहीजा होता है, जैसे आर है रेडिकल में, और कॉलरहीजा में भी आर है, ठीक है, वैसे याद रख सकते हो। और प्लूम्यूल के पास कॉलिप्टाइल होता है, पी से याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। फिर आता है सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो कि ओव्यूल से बनता है, ठीक है। ओव्यूल जब हमारा पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो सीड बनाता है। अब क्या होता है कि 2 टाइप्स के मैच्योर सीड्स होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा पी ग्राउंडनट में, ठीक है। और एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है कि थोड़ा सा पार्ट एंडोस्पर्म का बच जाता है, मतलब पूरा कंज्यूम एंडोस्पर्म हमारा नहीं होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर में। और कुछ सीड्स में तो पता है क्या होता है कि जो हमारा न्यूसेलस है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई न्यूसेलस है, फिर मेगास्पोर मम्मी सेल बनेगी, न्यूसेलस हमारा फूड रिजर्व है, वो भी बच जाता है,
मतलब न्यूसेलस जिसमें बच जाता है उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। उसके एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट, ठीक है, ठीक है। बाकी फिर इंटेग्यूमेंट्स हमारी ओव्यूल्स की सीड कोट बनाती है, एंड सीड कोट में एक थोड़ा सा होल होता है, मतलब स्मॉल पोर होता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन की एंट्री होगी, वाटर की एंट्री होगी जर्मिनेशन के टाइम पे, ठीक है। और जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वैसे वैसे वाटर कंटेंट हमारा कम होता रहता है, तो जो हमारा सीड है वो रिलेटिवली ड्राई बन जाता है, पहले से कंपेयर करें तो ड्राई हो जाता है 10-15%, ठीक है। तो क्या होता है, वो डॉर्मेंसी में चला जाता है। बट अगर उसे दोबारा सेम कंडीशन, सेम फैसिलिटीज मिलने लग जाए ऑक्सीजन की, वाटर की, तो वो डॉर्मेंसी से बाहर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमारा ओव्यूल सीड्स बना रहा था, वैसे हमारा ओवरी फ्रूट बनाता है, ठीक है। और ओवरी की वॉल को हम क्या कहेंगे, फ्रूट की वॉल कहेंगे, ठीक है, दैट इज पेरिकार्प। और फ्रूट्स हो सकता है हमारे फ्लैशी भी हो, जैसे ग्वावा, ऑरेंज, मैंगो, और हो सकता है ड्राई हो, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ठीक है। एंड बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि सीड्स ऑफ, मतलब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, इवॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है, ठीक है। अब दो टाइप के हमारे फ्रूट्स होते हैं, एक फॉल्स फ्रूट्स, एक ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स मतलब जो हमने अभी इतनी सारी प्रोसेस पढ़ी फर्टिलाइजेशन की, वो होकर हमारे फ्रूट्स बने हैं, दैट इज ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। बट कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ये पूरी प्रोसेस करते ही नहीं है भाई, उसमें तो थैलेमस बना रहा है हमारा फ्रूट, ठीक है भाई, हमारा थैलेमस फ्रूट बना रहा है, हमने जो इतनी लंबी प्रोसेस पढ़ी उसका कोई काम ही नहीं है। कौन कौन, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है, ये हमारे थैलेमस से फ्रूट फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज फॉल्स फ्रूट्स। एंड जो ओवरी से डेवलप होते हैं, दैट इज ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। एंड फ्रूट्स विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब ऐसे फ्रूट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही है, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल तो हम सबको पता है, दैट इज बनाना, ठीक है, ठीक है। एंड seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas, ठीक है। मतलब वही है कि भाई फूड रिजर्व है, यंग सीडलिंग्स है, वो नरिश हो रहे हैं, ठीक है, कैपेबल हो गए हैं फोटोसिंथेसिस के। तो हार्ड सीड कोट है, वो प्रोटेक्शन देती है हमारे यंग एम्ब्रियो को। एंड डिहाइड्रेशन, डॉर्मेंसी, ये मेच्योर सीड्स के क्रूशियल पार्ट्स हैं, मतलब ये होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन स्टोरेज ऑफ सीड्स, ठीक है। एंड जैसे हमने पोलन की वायबिलिटी पढ़ी, वैसे ही सीड की भी वायबिलिटी होती है, ठीक है, कुछ मंथ्स तक होती है। बट हम देखते हैं कि कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जिनकी सीड्स वायबल है फॉर सेवरल ईयर्स, जैसे ओल्डेस्ट इज ल्यूपाइन, ठीक है, जो हमने ल्यूपिनस आर्कटिकस, ल्यूपिनस आर्कटिकस, जो कि हमने आर्कटिक टुंड्रा से डिराइव किया है, ठीक है, वो 10,000 ईयर्स से डॉर्मेंसी में है। और अभी रिसेंट रिकॉर्ड आया है 2000 ईयर्स से हमारा ओल्ड वायबल सीड है ऑफ डेट पाम, दैट इज फीनिक्स डेक्टाइलिफेरा, जो कि किंग्स हेरोड्स के पैलेस में वेट कर रहा है नियर द डेड सी। उसके बाद ये वैसे ही है फालतू। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होती है कि अभी हमने पीछे क्या पढ़ा कि फ्रूट्स की फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोकार्पिक। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सीड्स की, मतलब प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बिना सीड्स बन रहे हैं, वहां फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट बन रहे हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, इसलिए, ठीक है। वहां पर क्या है कि फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल बनाना। यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल ग्रासेस एंड एस्टेरेसी।
अब एपोमिक्सिस वैसे तो एसेक्सुअल ही है, क्योंकि भाई इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स आए हैं, मतलब कि दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नकल उतारता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और सिट्रस एंड मैंगो है हमारे, जो कि पॉली एम्ब्रियोनी शो करते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कि एक ओवरी में, ठीक है, एक सीड के अंदर हमारे मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, मतलब एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, दैट इज पॉली एम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक इज दिस, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, हाइब्रिड वेराइटीज। भाई एपोमिक्सिस इज लिटरली बहुत अच्छी प्रोसेस है ये, कि भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन मुझे सीड्स मिल जा रहे हैं। भाई हमारे हाइब्रिड वेराइटीज मतलब हमारे फार्मर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब कि क्रॉप्स के लिए एक्सटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, और जो वो प्रोडक्शन होती है जो हाइब्रिड सीड्स की, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है फॉर द फार्मर्स। ठीक है, और अगर एपोमिक्टिक हो जाता है, मतलब हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक्स, तो देयर विल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड लाइक फार्मर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज से। एंड बाकी अभी एक्टिव रिसर्च चल रही है, एपोमिक्टिक जीन्स को ढूंढ रहे हैं अभी लेबोरेटरीज में, कि हमें पता चल सके कि जेनेटिक्स क्या है एपोमिक्सिस के, ताकि हम एपोमिक्टिक सीड्स या एपोमिक्टिक जीन्स इंट्रोड्यूस करा सके हाइब्रिड वेराइटीज में। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड I will be uploading chapter number 2 soon. Do like, share and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care, Jai Hind.